ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हुए। तो ओम्स लॉ बड़ा ही बेसिक सा लॉ है यार। अगर मानो तुम्हारे पास कभी भी कोई भी रेजिस्टर हो जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो अगर मानो उस रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो कर जाए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा उसने रेजिस्टर के अक्रॉस, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ अगर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी वजह से कितना करंट फ्लो करेगा, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ओम्स लॉ बोला गया है, विच इज व्हाट, विच इज वी इज इक्वल टू आई आर। इसको मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, या तो मैं ऐसे बोल दूं कि भाई एक रेजिस्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर मैं ये बोल दूं कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है एक रेजिस्टर के अक्रॉस उसके अक्रॉस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये जो वी आई और आर के बीच में रिलेशनशिप है दैट इज द ओम्स लॉ। तो अगर मानो मैं किसी भी रेजिस्टर के लिए वी और आई के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, तो तुम देख पा रहे हो वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का अगर मानूं मैं स्लोप निकालूं तो स्लोप हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है हमें उससे पता लगता है विच इज व्हाट, विच इज द रेजिस्टेंस। एक बार जरा सा देखिए, विच इज द रेजिस्टेंस, तो स्लोप की आगे आगे मेरे पास वैल्यू आर। मानो अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दूं कि मैंने यहाँ पर ना, और ये कभी याद मत रखना कि भाई हम याद रख लेंगे कि कुछ वी और आई के बीच में ग्राफ होता है तो स्लोप आर देता है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो खींच के तमाचा मारेगा वेरिएबिलिटी का और फिर तुम आंसर गलत कर दोगे। जैसे कि अगर मानो मैं ये वाला ग्राफ दूं तो इसका स्लोप आर नहीं है, ध्यान से देखो ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे आई है, एक्स एक्सिस पे वी है, तो यहाँ पर जो स्लोप है मुझे आई डिवाइडेड बाई वी देगा, जो मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये बोला हुआ है कि भाई मेरे पास एक ही रेजिस्टर है, उस एक रेजिस्टर को मैंने कुछ टेम्परेचर T1 के ऊपर प्लॉट किया तो रेजिस्टेंस उसने ऐसी दी, जब मैंने उसको T2 के ऊपर प्लॉट किया तो रेजिस्टेंस उसने कुछ ऐसे दी। तो तुमसे यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि कौन सा टेम्परेचर हायर है, T1 टेम्परेचर हायर है या फिर T2 टेम्परेचर हायर है। तो तुम ये हिसाब लगाओगे कि भाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर बड़ा है, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितना बड़ा टेम्परेचर होगा उतनी बड़ी जो रेजिस्टेंस है वायर दिखा रहा होगा। तो मुझे यहाँ पर बस ये देखना है कि कहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो तुम देखो ना यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप तुम्हारे पास आ गया आई बाई वी विच इज बेसिकली 1/r। तो अगर मानो मैं ये वाले ग्राफ की बात करूं तो ये वाले ग्राफ के लिए स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इसका मतलब ये छोटे टेम्परेचर के ऊपर है। तो कौन सा मटेरियल हायर, तो कौन सा आई कैन से कौन सा टेम्परेचर हायर है, तो टेम्परेचर हायर कौन सा आ गया मेरे पास T2, है ना। तो स्लोप वगैरह निकालना सीखो, रटो मत कि ये वाले ग्राफ का स्लोप ऐसे होता है ये वाले ग्राफ का स्लोप ऐसे होता है। स्लोप आ जाएगा वाई एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर आ गया आई बाई वी, आई बाई वी का मतलब क्या 1/r। एक बार देख लो, है ना। तो ये मेरे पास ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, किरचॉफ लॉ, पावर, सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सब ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस हैं। मैं देखो चिंगे पिंगे क्वेश्चन मैं ऐसे करवाना नहीं चाहती, तो मैं ऐसे हाइलाइटर की हेल्प से करवा देती हूँ। मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई ये मेरे पास एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर है कि अगर इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो 2 एम्पेयर का करंट जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे यार अब। तो तुमसे आर की वैल्यू पूछी जाएगी तो तुम बोलोगे कि भाई एक ही रजिस्टर है, V इज इक्वल टू आई आर लगा दो। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, 2 एम्पियर का करंट इसके अक्रॉस फ्लो किया है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू 500 माननी चाहिए। सो इससे बेस्ट ये है कि हम लोग ओम्स लॉ के ऊपर ना, ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर। जैसे कि हम लोग दो तरीके के कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करते हैं, एक मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन आ जाता है, एक मेरे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ जाता है। सीरीज कम्बिनेशन का मतलब एक के बाद दूसरा। तो मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस सीरीज कम्बिनेशन को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो वी के पोटेंशियल के ऊपर है, तो बैटरी से अभी यहाँ पर कुछ करंट निकलेगा। बैटरी से जो करंट निकला है ऑब्वियस सी बात है वही पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा, वही दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जाएगा। तो मैं बोल दूंगी कि भाई जो करंट कम्बिनेशन के अक्रॉस है उतना ही करंट पहले वाले के अक्रॉस भी है, उतना ही करंट दूसरे वाले के अक्रॉस भी है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो समझो यार, अगर मानो मैं बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर वी की बैटरी को कनेक्ट किया है,
इसका मतलब पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में V का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है। तो मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2 है, इसका मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। Potential difference across the combination is going to be given by V1 plus V2. So V is equal to IR लगा दो। V is equal to IR पहले वाले के ऊपर भी लगेगा, दूसरे वाले के ऊपर भी लगेगा, हजारवे के ऊपर भी लगेगा, कॉम्बिनेशन के ऊपर भी लगेगा। तो फिर बाद में तुम यहाँ पर लिख दोगे दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल, दिस इज करंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ये मेरे पास आ गया I1 R1, ये मेरे पास आ गया कितना I2 R2। करंट सेम है तो ये चला गया, तो तुम्हारे पास आ गया कि जो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा इट इज R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास दो रेजिस्टर्स है पैरेलल में है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टर्स एक साथ आ रहे हैं, मतलब दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो मानो मैंने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को V की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि मानो अगर बैटरी, ये वाला टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगर किसी पोटेंशियल के ऊपर है तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सेम पोटेंशियल के ऊपर है। हाँ जी, उसी तरीके से अगर मानो मैं अभी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की बात करूं, है ना, तो ये देखना एक बार जरा सा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ये वाली वायर से कनेक्टेड है, तो ये वायर के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है। तो तुम लोग फिर यहाँ पर देख पा रहे हो कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वही मेरे पास दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी है, वही मेरे पास पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी है। देख लो जितने भी रेजिस्टर्स हैं सारे के सारे पिंक और ब्लू के बीच में ही आ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वही पहले वाले के अक्रॉस है, वही दूसरे वाले के अक्रॉस है। करंट की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि मानो अगर यहाँ पर बैटरी ने I का करंट दिया है तो वो I का करंट टूटेगा ना, कि जैसे देखो वो I का करंट यहाँ पर आया तो दो रास्ते हैं उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा यहाँ पर जाएगा या सारा का सारा यहाँ पर जाएगा, टूटेगा ये ऐसे टूटेगा कि मानो ऊपर करंट चला गया I1 और नीचे करंट चला गया I2, तो ये ऐसे टूटेगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है I1 R1 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है I2 R2 वो सेम हो जाए, है ना। बाकी अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन के ऊपर फोकस करूं तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो करंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मेरे पास आ जाएगा ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इट इज पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस प्लस दूसरे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस। तो तुम देख पा रहे हो ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम था, और मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ जी, मेरे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। पता तो तुम्हें था ही ना, ये चीज पता तो तुम्हें थी, लेकिन हम लोगों ने क्यों डिराइव किया, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल, ये हम लोगों ने कंसेप्चुअल चीजों के बारे में बात कर करके डिराइव किया है कि कैसे अगर मानो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है ना। लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन इट, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो क्वेश्चंस के ऊपर ही आ जाती है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ 4 और 6 ओम को मैंने 20 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, मैंने तुम्हें बोला कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो स्टार्ट करो सॉल्व करना उस वे से जो जिस वे को अप्लाई करना सबसे इजी हो। जैसे कि तुम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, जैसे कि तुम बोल दो ना कि देखो आएगा आंसर V इज इक्वल टू IR सही। मैं बस बोल रही हूँ कि ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मुझे पता लग रहा है ना कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के आगे मेरे पास 10 ओम, मुझे ये भी पता लग रहा है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो है 20 वोल्ट। तो मेरे पास जब कॉम्बिनेशन के लिए दो चीजें या तो दी हुई है या फिर निकालना बहुत ईजी है, तो मैं कॉम्बिनेशन से शुरू करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया कि भाई जो करंट कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है वो मेरे पास आ गया V कॉम्बिनेशन बाय R कॉम्बिनेशन, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 वोल्ट बाय 10 ओम, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 2 एम्पियर। तो मुझे समझ आ गया ना, हमेशा डायग्राम बना के रखो, बड़ा सा डायग्राम। अब ये देखो मुझे सारे के सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट पता लग गया, दोनों के अक्रॉस जो करंट है वो 2 एम्पियर है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोलेंगे तो भाई V इज इक्वल टू IR,
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय कितनी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। देखो उसी तरीके से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास आ गया कितना करंट फ्लो किया मल्टीप्लाइड बाय कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस, देखिएगा एक बार। नेक्स्ट मेरे पास बच्चों ये आ जाता है कि मनु मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास ना ऐसे एक बैटरी है, बैटरी से मैंने क्या किया ना इस तरीके से दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया। ध्यान देना, इस बैटरी से बच्चों मैंने यहाँ पर दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया, एक 6 ओम का और एक 12 ओम का। तुमसे अभी यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि मानो अगर ये जो बैटरी है, अगर मानो ये बैटरी 5 वोल्ट की है तो तुमसे पूछा हुआ है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस करंट बताओ और इसके अक्रॉस करंट बताओ। तो V इज इक्वल टू आई आर, दोनों के लिए I पूछा हुआ है, दोनों के लिए R गिवन है, दोनों के लिए एक तरीके से V भी गिवन है। तुम देखो ना इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो 5 वोल्ट है तो कायदे से फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 5 वोल्ट आना चाहिए, और उसी तरीके से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 5 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर V इज इक्वल टू आई आर में से तुम्हें दो चीज दे दी जाए तो तीसरी चीज निकालना बड़ी बात थोड़ी होती है। लगाओ इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर, V1 इज इक्वल टू R1 I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का 6 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस, तो कितने करंट की वजह से वो आएगा 5/6 एम्पियर करंट की वजह से। V इज इक्वल टू आई आर इसके लिए भी लगा दो कि भाई देखो V2 इज इक्वल टू I2 R2, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना करंट आएगा अगर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है तो ये वाले करंट की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 एम्पियर। इसका मतलब समझे, इसका मतलब बच्चों ये है कि ये वाला जो करंट है, ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो करंट है वो वाले करंट की वैल्यू है 5/6 एम्पियर, है ना, और उसी तरीके से ये वाला जो करंट है उस करंट की वैल्यू है 5/12 एम्पियर। तो अगर मानो मैं तुमसे ये भी पूछती कि भाई बताओ बैटरी कितना करंट दे रही है तो बता दो भाई बैटरी से जो करंट निकल रहा है इट इज इक्वल टू 5/6 प्लस 5/12, वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15/12 एम्पियर। कि भाई अगर यहां से 5/6 एम्पियर गया है, यहां से 5/12 एम्पियर गया है तो कितना आया है, कितना आया है, जितना आएगा उतना ही जाएगा ना, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि बैटरी जब मुझे 5/6 प्लस 5/12 का करंट देगी तब जाके यहां पर जाएगा 5/6 और यहां पर जाएगा 5/12। सिर्फ V इज इक्वल टू आई आर है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ऐसे इतने क्वेश्चन है, मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना वो यही निकालना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई मेरे पास 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में थे, 100 ओम का करंट आया, इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा, है ना, इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ करंट जाएगा, तीनों करंट तुमसे पूछे हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाना होता, ये सारी ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं कि भाई तुम देखो ना सबके लिए I मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, तीनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो तीनों के लिए I मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मानते हो? तो I मल्टीप्लाइड बाय R तुम लोग कैसे सेम करोगे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई यहां से लेट मी से तो तुम्हें I मल्टीप्लाइड बाय R सेम करना है तो तुम बताओ क्या करो, तुम ऐसे इसको सॉल्व करो कि 1 2 और 3, तुम देख लो 1 2 और 3 के टेबल में कौन सा चीज सबसे पहले आ रहा है तो वो मेरे पास 6 बनता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो मैंने ये सोचा इसको मैं आगे 2 बार और रिपीट करने वाली हूँ तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ लेट मी टेक अ कंसेप्चुअल अप्रोच ना कि I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होना चाहिए, I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होना चाहिए। तो मेरे पास R तो है ही, तो मैं तुम्हें बोलूँ इस R के आगे 1 है, इस R के आगे 2 है, इस R के आगे 3 है,
तो करंट इन तीनों के अक्रॉस कुछ ऐसे आएगा कि जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो सेम नंबर मुझे मिल जाए। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भाई 1, 2 और 3 को मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं सच दैट वो सेम नंबर आए, तो वो 6 हो सकता है, क्योंकि तीनों की टेबल में जो सबसे छोटा नंबर पहले आ रहा है वो 6 है। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर करंट कुछ ऐसे टुकड़ों में टूटेगा सच दैट उसके 2 टुकड़े यहाँ पर जाए, 3 टुकड़े यहाँ पर जाए, 6 टुकड़े यहाँ पर जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो करंट है 11 टुकड़ों में टूट रहा है। देखो यहाँ पर जो करंट है 11 टुकड़ों में टूट रहा है। इसका मतलब एक टुकड़े की वैल्यू है 100/11 एम्पियर। तो उनमें से 6 टुकड़े यहाँ पर गए, मतलब यहाँ पर आया 600/11 एम्पियर। यहाँ पर 3 टुकड़े आए तो ये मेरे पास आ गया 300/11 एम्पियर। यहाँ पर 2 टुकड़े आए तो ये मेरे पास आया 200/11 एम्पियर। ऐसे सॉल्व किया जाता है, कुछ बड़ी बात नहीं की। अगर तुम्हें बेसिक मैथ आती है ना कि a मल्टीप्लाइड बाय b तुम्हें सेम करना है, तो a 1, 2 और 3 में है, तो 1, 2 और 3 के टेबल में देख लो ना कौन सी चीज सेम आती है, 6 आती है ना। तो a मल्टीप्लाइड बाय b को 6 करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। मानो मैं तुम्हें बोलूं ये 3 रेजिस्टर्स मेरे पास इस तरीके से पैरेलल में है। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। 3 रेजिस्टर की जगह ना 2 देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तुम्हारा इंटेलेक्ट कहने को तुम नीट एस्पिरेंट हो भाई, दिमाग नहीं है तुम्हारे नीट एस्पिरेंट्स वाला। देखना, मानो मैं ये इस तरीके से 2 रेजिस्टर्स ले लूं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ना 20 एम्पियर आया। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसके अक्रॉस कितना करंट गए, इसके अक्रॉस कितना करंट गए है। तो भाई दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होगा ना, I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होगा ना। तो R का कंपैरिजन गिवन है कि अगर मानो ये 2 है ये 3 है, तो 2 और 3 के टेबल में कौन सी है वो चीज। टेबल का मतलब क्या, डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश, वही तो कर रहे हो, I मल्टीप्लाइड बाय R। तो तुम देखो ना 2 और 3 को, 2 और 3 के टेबल में कौन सी चीज कॉमन आती है, 6 आती है ना। सबसे छोटा नंबर जो 2 और 3 में सेम आ रहा है 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना। तो 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं बोल दूंगी कि भाई यहाँ पर करंट कुछ ऐसे टूटेगा कि यहाँ पर उस करंट के 2 हिस्से आ जाए और यहाँ पर उस करंट के 3 हिस्से आ जाए। देखो IR और IR सेम आ गया, तो 3 हिस्से ऊपर जा रहे हैं, 2 हिस्से नीचे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो करंट है 5 हिस्सों में टूट रहा है ना। तो अगर 20 एम्पियर 5 हिस्सों में टूट रहा है तो एक हिस्सा 4 एम्पियर का आया, तो 4 एम्पियर के ऐसे 2 नीचे गए हैं, मतलब नीचे 8 एम्पियर आ गया। ऐसे 3 ऊपर गए हैं तो ऊपर 12 एम्पियर आ गया। इतनी लॉजिकल चीज बोल रही हूँ मैं। देखो ये फिजिक्स नहीं लगा रहे हम लोग, ये तो हम लोग थोड़ा सा मैथ्स के साथ खेल रहे हैं। दैट I मल्टीप्लाइड बाय R सेम होना चाहिए। R चाहे मुझे कंपैरिजन में गिवन हो या एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट के हमेशा टुकड़े करो। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन देखना। अब की बार मानो मैं 5 ओम को इस तरीके से पैरेलल में लगा देती। अब मैं तुमसे पूछती कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू बताओ। तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का कंपैरिजन है ना। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें तीनों के अक्रॉस I मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू सेम करनी है। तो R का कंपैरिजन गिवन है, तो तुम्हें करंट कुछ ऐसे लेना है कि I मल्टीप्लाइड बाय R सेम हो जाए। तो कैसे करोगे, तुम देखो इन तीनों की टेबल में कौन सी है वो छोटी सबसे पहली वैल्यू जो सब में आती है, सो दैट इज 30। तीनों के टेबल में जो सबसे छोटी वैल्यू कॉमन है दैट इज 30 ना। 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ना 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 करके, दैट इज 30 ना। तो 30 ले आओ कि तीनों को मैं 30 की टर्म्स में लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यही करना है ना, R मल्टीप्लाइड बाय करंट को सेम करना है। तो मैंने सोचा कि वो नंबर में 30 कर दूंगी, I मल्टीप्लाइड बाय R वाले नंबर को 30 कर दूंगी। कैसे करूंगी, 30 तब करूंगी जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं। इसका मतलब यहाँ पर करंट के 6 टुकड़े गए हैं, यहाँ पर करंट के 10 टुकड़े गए हैं, यहाँ पर करंट के 15 टुकड़े गए हैं। मतलब जो करंट है उसके 21 टुकड़े हुए हैं ना। अगर 15 टुकड़े ऊपर जा रहे हैं
10 टुकड़े बीच में जा रहे हैं, 6 टुकड़े अगर नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब 31 टुकड़े हुए हैं ना। इसका मतलब मैं बोल दूंगी कि ये जो 20 एम्पियर है 31 टुकड़ों में बट रहा है, इसका मतलब एक टुकड़े की वैल्यू आ गई 20/31 एम्पियर। तो ऐसे 15 ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये वाला करंट आ गया 15 मल्टीप्लाइड बाय 20/31 एम्पियर। ऐसे 10 टुकड़े यहाँ पर बीच में जा रहे हैं तो बीच वाला करंट आ गया 10 टाइम्स ऑफ 20/31 एम्पियर। अगर ऐसे 6 टुकड़े यहाँ पर जा रहे हैं तो इस करंट की वैल्यू आ गई कितनी, ये वाली वैल्यू आ गई 6 टाइम्स ऑफ 20/31 एम्पियर। एक बार बता के 2 बार रिपीट करा दिया, और करेंगे कल की क्लास में। और जो रिपीटेशन होगा हमारे कुदरती रिपीटेशन होगा, बिकॉज हर जगह v इज इक्वल टू आई आ रही है। तो ये मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कि कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इफ आई हैव टू गिव यू अ रिकैप, आई मल्टीप्लाइड बाय आर सेम करना है। आर वाला नंबर पता लग जाए तो तुम देख लो ना कि सबका आर वाला नंबर पता लग गया, सबके लिए आई आर तुम्हें सेम करना है। तो देख लो कि तीनों के लिए कौन सा वो नंबर है जो तीनों के टेबल में आ रहा है और सबसे छोटा है। यहाँ पर वो 30 आ गया था तो मुझे पता लग गया यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 6 आ गया था तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अगेन 6 था तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा। फिर उससे ये देख लो कि अब तुमने ये निकाल लिया कितने टुकड़े करंट के जा रहे हैं। तो अब देखो कि जितना भी करंट है कितने टुकड़ों में टूट रहा है, ताकि तुम्हें एक टुकड़े की वैल्यू पता लगे। जैसे कि यहाँ पर जो करंट है 11 टुकड़ों में टूट रहा था तो मुझे एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई। मुझे पता लगे यहाँ पर जो करंट है 5 टुकड़ों में टूट रहा है तो मुझे एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई। यहाँ पर करंट 31 टुकड़ों में टूट रहा है तो एक टुकड़े की वैल्यू पता लग गई। इस तरीके से मैं तुम्हें बोल रही हूँ। आई एम होपिंग दैट नाउ दिस इज क्लियर। आगे और भी रिपीटेशन होगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने तुम्हें बोला कि भाई मेरे पास एक वायर है ना, उस वायर की रेजिस्टेंस है R, और फिर बाद में उस वायर को मैंने इस तरीके से एक सर्कल की फॉर्मेट में बंद कर दिया कि मैंने उस वायर की ना एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये वाले पॉइंट के बीच में और ये वाले पॉइंट के बीच में बताओ रेजिस्टेंस कितनी है। दिस इज द क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो तुम देखो ना, अगर इस पूरी की पूरी वायर की रेजिस्टेंस R है तो तुमसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है। तो एक रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास ये वाली, एक रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास ये वाली। दोनों रेजिस्टेंस A और B के बीच में, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस है मेरे पास पैरेलल में है। मानोगे ना, अगर मेरे पास, मानो बच्चों मैं तुम्हें बोलूं कि लेंथ की वैल्यू अगर L है तो ये 1/4 लेंथ आ गई। 1/4 लेंथ तो ऑब्वियस ही बात है 1/4 रेजिस्टेंस भी तो होगा। तो ये वाली तो रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास R/4, है ना। और उसी तरीके से ये मेरे पास 3/4 लेंथ आ गई। तो 3/4 लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो भी तो मेरे पास 3/4 ही होगी ना। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 3R/4। तो तुम देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाता है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो A और B के बीच में दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में है, जहां पर एक की रेजिस्टेंस R/4 है, दूसरे की 3R/4 है। अब निकाल सकते हो। हमेशा डायग्राम को सिंप्लीफाई करना अपनी जिम्मेदारी समझो और फिर सॉल्व करो। तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू व्हाट, 1/R1। 1/R1 आ गया इतना, प्लस 1/R2 जो मेरे पास आ गया इतना। तो तुम देख पा रहे हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। ये वाली वैल्यू आ गई 3R/7 ओम। देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3R/7 ओम। मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 ओम। देखिए 3R/16 ओम। अब सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स हैं ओम्स लॉ के। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन टाइप करा रही हूँ जहां पर हम लोग वायर को या तो स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, और फिर पूछा जाता है कि अगर पहले इतनी रेजिस्टेंस है तो बाद में कितनी रेजिस्टेंस है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि जब इस वायर का लेंथ L था और एरिया A था, तब जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू 10 ओम थी।
अब जब तुमने उसको स्ट्रेच कर दिया सच दैट उसकी लेंथ डबल हो जाए, अब तुमसे फाइनल रेजिस्टेंस पूछी जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस को याद करने की कोशिश करते हैं। डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तुम ये देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दैट इज इट। अगर आपने यहां से लेके यहां तक आने में लेंथ को डबल किया है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी डबल हुआ होगा। बात बस इतनी है कि जब आप इनिशियल से लेके फाइनल तक आ रहे हैं, आपने वॉल्यूम को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रही। तो अगर आपने लेंथ को डबल किया कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, इसका मतलब एरिया आधी होगी ना। तो अगर मानो एरिया आधी होगी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस दोबारा से डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस 2 बार डबल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। तुम देखो ना, न्यूमरेटर में 2 आया, डिनोमिनेटर में 1/2 आया, तो अल्टीमेटली जो फ्रैक्शन है 4 के फैक्टर से इंक्रीज कर गया ना, तो जो रेजिस्टेंस आर था वो फिर बाद में 4 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस मेरे पास 10 ओम थी, फिर वो मेरे पास 40 ओम हो जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्विंग, ये क्वेश्चन टाइप है। देर आर नो फॉर्मूलाज टू दिस क्वेश्चन टाइप, डोंट मेमोराइज दोज फॉर्मूलाज जो मे बी तुमने कुछ बुक में देखे हो। लेट मी रिपीट माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक वायर है, वायर की लेंथ इतनी है और वायर का रेडियस इतना है और वायर की रेजिस्टेंस इतनी है। अब की बार हमने वायर को कंप्रेस किया, तो तुम देखो ना, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन में हम लोग वॉल्यूम थोड़ी छेड़ रहे हैं। वी आर नॉट चेंजिंग द वॉल्यूम, right? So if I increase the length by a factor of 2, area must decrease by a factor of 2। जैसे कि PV कांस्टेंट अगर हो, तो अगर प्रेशर को तुम डबल करो तो वॉल्यूम को तो आधा होना ही पड़ता है ना। तो वॉल्यूम मेरे पास एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगी ना। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वॉल्यूम कांस्टेंट रख रही हूँ, लेकिन लेंथ को अगर मैं डबल कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया को आधा होना पड़ा। अब ये क्वेश्चन देखना, तो मेरे पास वायर थी, वायर को अब के बाद मैंने कंप्रेस कर दिया, और वायर को मैंने ऐसे कंप्रेस कर दिया कि उसका जो रेडियस है डबल हो गया। तो अगर पहले रेजिस्टेंस इतनी थी तो बाद में रेजिस्टेंस कितनी, यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं है, कंसेप्चुअली सॉल्व होगा ये कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो तुम देखो, जब तुमने ये अनहोनी की है, वॉल्यूम को थोड़ी छेड़ा है तुमने, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एरिया 4 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। तो अगर एरिया 4 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है तो लेंथ 4 के फैक्टर से डिक्रीज किया होगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 1/4, डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 16 आ गया ना। मैं चाहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो, या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर तुम टीसी लाइव कोड लगाते हो तो तुम लोग देख पा रहे हो, उसका ऑफ तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो।